आज का लेक्चर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर होगा और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5 होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम यूपीपीसीएस टारगेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। आप अपने फॉर्म भर सकते हो आयोग की वेबसाइट पर जाकर। देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि काफी टाइम मतलब मार्च में फॉर्म आते थे और जून जून के आसपास में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन इस बार आयोग ने 1 जनवरी 2024 को फॉर्म जारी कर दिए हैं यूपीपीसीएस के। तो आप अपने फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 है। तो आप अपने फॉर्म जो है जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि फिर आयोग की जो वेबसाइट है वो काफ़ी एक टाइप से हैंग हो जाती है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो लेक्चर होगा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर बेस होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्टर सीधा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ाया था। तो इस एक्ट के हम कुछ मोटे मोटे प्रोविजन देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इससे एक रिकैप हो जाएगा आपका। ये बहुत जरूरी होता है कि आप चीजों को बार बार रिवीजन करें। देखिए अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो मतलब आपको फिर याद नहीं रहेगा। फिर आप क्रोनोलॉजिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कि क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करें या किस एक्ट में ये प्रोविजन था, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इन एक्ट से हर साल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पीछे लेक्चर में भी आपको बताया था। और 2023 में 23 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन इसका यह था कि इस एक्ट के अंडर जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला गया कि वो आज से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसा फर्स्ट पर्सन कौन था? विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था इसके अंदर कि इस एक्ट में एक अटेम्प्ट किया गया था ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपन कंपटीशन जो चार्टर एक्ट 1853 है, इस एक्ट के अंदर ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के अंदर एक अटेम्प्ट किया गया था। तो ठीक है, इट attempted to introduce open competition system। अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है ये। इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसा आज यूपीएससी या पब्लिक सर्विस, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस के एग्जाम होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पूरा, इसमें बोला जाता है कि भाई जिसकी एज ये है, जिसके पास क्वालिफिकेशन ये है, वो अपने फॉर्म भर सकते हैं और फिर जो एग्जाम होते हैं उनको क्वालिफाई करो, इंटरव्यू दो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो दिस इज द ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम।
ऐसा बोला नहीं गया कि भाई अच्छा आप ठीक हो, आप इस कास्ट के हो, उस कास्ट के हो, आपको ये नहीं आता, आप काले हो, गोरे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आप लड़की हो, लड़के हो, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। ओपन कंपटीशन जो जो एक टाइप के मेरिटोरियस पर्सन होते हैं, जो इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं, मतलब आपके मेरिट मेरिट जिनमें मेरिट होती है, ठीक है, जो चीजों को क्वालिफाइड कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ओपन कंपटीशन सिस्टम रहता है। तो एक तो ये किया गया है, और दूसरा इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन ये किया गया, तो कि ने इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया। इन फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और 80 इसका प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था 1833 के अंदर, और 1834 में ही बनाया गया था। इसको हेड कौन कर रहे थे? लॉर्ड मैकॉले। तो ये बात याद रखना कि जो लॉर्ड मैकॉले थे, इसको हेड कर रहे थे, इसको चेयर कर रहे थे, ठीक है। हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले, MACAUL बाई LAY, लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले जो है इसको हेड कर रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ओपन कंपटीशन सिस्टम किसके अंदर ट्राई किया, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। और तो वैसे इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं हम आज का जो लेक्चर होगा। आज का लेक्चर हमारा चार्टर एक्ट। आज का जो लेक्चर होगा, देखिए आज का जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके कौन कौन से। एक तो मैं आपको जरा थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ जिसको समझो आप। देखिए ये जो अब जिसको, जैसे मैंने कहा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो सिंपल सी बात है, उसका काम भी बढ़ गया होगा। तो गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर क्या था कि चार्टर एक्ट ऑफ, देखिए मैं यहाँ पर जो प्रोविजन बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की दो काउंसिल होंगी, ठीक है। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरी एक काउंसिल इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए आपने इन एक्ट को अगर रट्टा मारने की कोशिश की तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट या कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के अंदर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले से चलती आ रही थी, ठीक है। हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके अंदर 1773 सॉरी 1772 पढ़ा था हमने। तो उसके उस एक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, उसकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, और इस चार बंदों की काउंसिल थी। इस एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर एक नई काउंसिल बना दी गई जिसका नाम था लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर। इस काउंसिल को आप, मतलब ये इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया, या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। और इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है, मिनी पार्लियामेंट और मिनी पार्लियामेंट। तो इस एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ना, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो पहले से ही आ रही थी, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर बनाई गई थी। 1773 था, मैंने 1772 बोला था, आई एम सॉरी, वो 1773 है।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाई गई थी, 4 लोगों की काउंसिल थी। और जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1853 आया तो इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और ये 6 लोगों की काउंसिल थी। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। आप नाम देख लेना इस पर, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें 2 बंदे और बढ़ा दिए गए। तो ठीक है, तो मतलब ये भी 6 हो गई और 6 लेजिस्लेटिव होगी, तो टोटल अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कितने मेंबर हो गए? 12 हो गए। ठीक है, एक खुद हो गया, एक खुद ही हो गया है। ठीक है, खुद को लगाकर। तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी एक लॉ मेकिंग बॉडी बना दी गई जिसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना गया या इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। इसका काम यही था कि ये लॉ, मतलब लॉ, देखो पहले होता गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती गवर्नर जनरल की, वो लॉ बनाती थी और एग्जीक्यूट करती, तो इनके अब फंक्शन अलग अलग कर दिए कि फिर ठीक है भाई, लॉ मेकिंग बॉडी अलग। और तो इससे क्या हो गया, इसने एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नींव रखी इंडिया के अंदर। ये बहुत जरूरी है, ये एक्ट जो इसका जो सिग्निफिकेंस है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ले डाउन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक था। अब देखो, ये जो 6 लोग थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये जो 6 लोग थे, इनमें से 4 इंडियन थे। ठीक है, आउट ऑफ 6, मैं यहां पर करता हूं कि आउट ऑफ 6 मेंबर्स 4 वर इंडियंस। 4 इंडियंस थे और इनको कौन नॉमिनेट करेगा? नॉमिनेटेड बाय, नॉमी या सेलेक्टेड बाय। ठीक है, आप सेलेक्टेड बाय लिख दो। सेलेक्टेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको इनको सेलेक्ट करके भेजेगी। सेलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इनको सेलेक्ट करके भेजेगी। तो तो इसमें क्या हुआ, एक लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो मेन यहाँ से क्या पॉइंट निकलता है, ये जो एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1853, इसने इंडिया के अंदर पहली बार जो लोकल होते थे, लोकल का मतलब इंडियन का रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग बॉडी में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। तो इट मेक अ प्रोविजन फॉर द लॉ मेकिंग। हालांकि ये जो लोग थे, ये केवल जो स्टेट गवर्नमेंट होती उसी के द्वारा सेलेक्ट करके भेजे जाते थे। तो इसमें एक प्रोविजन कर दिया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं ज्यादा इसको अब, और मैंने यहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल में टोटल कितने लोग थे। एक तो गवर्नर जनरल खुद ही हो गया, दूसरा कमांडर इन चीफ, और एक गवर्नर जनरल की जो 4 एग्जीक्यूटिव लोगों की काउंसिल थी, एक तो वो, और सुप्रीम कोर्ट का जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था उसका एक जज, उसका जो चीफ जस्टिस, और एक उसका जज। और 4 लोग, जो 4 लोग थे इंडिया के। ठीक है, जो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनसे सेलेक्ट होकर आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो 6 में थे, 6 में से 4 इंडियन थे, तो इसने क्या किया, एक लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, इन लॉ मेकिंग बॉडी। तो इसने पहली बार एक ऐसा प्रोविजन करा कि लोग जो है, सॉरी, इंडियन जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी में इन्वॉल्व हो सकते थे। हालांकि ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट हो पाते थे, ऐसा कोई कि इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि इसने ओपन कंपटीशन सिस्टम की नींव रख दी थी। आप समझ गए? मैंने अभी आपको जो चार्टर एक्ट बताया था, चार्टर एक्ट 1833, इन्होंने केवल अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन काफी इसकी तरफ अपोजिशन आया यूरोप की साइड से, तो ये इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ
1853 ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है। जैसे मान लो कि UPPCS, ठीक है, इसका ये एग्जाम निकालता है। तो आप क्या करते हो, कोई भी किसी भी कास्ट का बोलेगा भाई 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर देते तो आप लड़का हो लड़की हो कोई मतलब नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप अपर कास्ट के हो लोअर कास्ट के हो, हाँ एक्सेप्ट कुछ एक थोड़ी कंडीशन चलती है वो रिजर्वेशन वाला, तो उसको छोड़ दिया जाए तो कोई भेदभाव नहीं है। आपके पास मेरिट है, आप वही इन सारी चीजों को वो कर रहे हो। आप प्री दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, और फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपकी मेरिट में नाम आ गया, तो भैया आप तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप बन जाओगे पीसी, जो भी आपको सर्विस एलोकेट होगी, ठीक है। तो ये है ओपन कंपटीशन सिस्टम। तो इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन सिस्टम तो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसके लिए ये कंपटीशन मतलब ये जो ओपन कंपटीशन सिस्टम था, ये इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने एक लॉर्ड मैकॉले कमेटी बनाई। ये जो कमेटी थी 1854 के अंदर बनाई गई। तो ये याद रखना कि भाई इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर अंग्रेजों की आंख खुल गई कि भाई अंग्रेजों को लगता था, क्योंकि इसका जो ओपन कंपटीशन सिस्टम था बड़ा बहुत ही तगड़ा सिलेबस था, लंदन में एग्जाम होता था। तो मतलब जो अंग्रेज थे उनको तो बहुत फायदा होता था, लेकिन इंडियन नहीं निकाल पाते थे, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब सत्येंद्र नाथ टैगोर ने एग्जाम निकाला, जो फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विस में, मतलब जिन्होंने एग्जाम निकाल कर बन गए थे इंडियन सिविल सर्विस में हो गए थे, सेलेक्ट हो गए थे, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इतने मतलब बहुत ज्यादा ये और इंटेलिजेंट थे, तो अंग्रेजों की आंख खुल गई थी, भाई ये इतना बंदा इंटेलिजेंट है। तो ये वाले पॉइंट आप याद रखना, ज्यादा इसमें ये करने की जरूरत नहीं, मेंस में नहीं आएगा ये वाले जो मैंने यहाँ पर, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। और मैंने काफी कोशिश की है कि भाई मैंने, इसलिए मैं आपको लिख लिख कर दिखाता हूँ बोल कर भी, कि जिससे आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना सको, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में, ये क्या है, बुकीज लैंग्वेज है, आप समझ गए। ये जो होती है ये बुकीज लैंग्वेज होती है, तो बुकीज लैंग्वेज नहीं लिख सकते आप एग्जाम में, आपको अपना ही चाहिए अपना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लिख के दिखाता हूँ, और कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं, वरना तो स्लाइड बना कर आपको सब 2 मिनट में मतलब 10 मिनट में सब खत्म कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि मैं लिख कर आपको दिखाऊं कि भाई आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा ना, आप ये थोड़ी करोगे आप वहां पर कॉपी। अगर आपने ऐसे किया, एग्जामर समझ आएगा कि भाई ये टिप्पू सुल्तान है, ये जो है पूरा कॉपी करता है, तो भैया वहां ऐसा नहीं होता है। अब हाँ, अब हम भैया एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम, जो पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। तो जैसा मैंने कहा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हो ये तो ऐसे याद हो गया भैया, ये जब बहुत सारा आप मटेरियल पढ़ते हो ना तो कुछ याद नहीं रहता है, तो समझ गए आप। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और हम आज का लेक्चर अपना यही फिनिश करते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके जो देखिए, यूपीपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 जनवरी 2024 को यूपीपीसीएस के एग्जाम निकाल दिए हैं, और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 19 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट, आप समझ गए, लास्ट डेट। तो आप जाइए और वहां पर फॉर्म, एक और बात मैं बता, आपको ओटीआर सिस्टम, पहले आपको ओटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा उसके बाद में ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पहले ओटीआर कंपलसरी है इस बार, बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। पिछले साल कुछ हो गया था, कुछ नहीं हुआ था, तो आप भर सकते हो, सॉरी बिना ओटीआर के आप इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।